वेलकम टू द चैनल। तो जो अगले सवाल हम लोग बनाने वाले हैं 2025 सेशन के फिजिक्स के टॉपिक वाइज, वो है मैकेनिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज सॉलिड का। ठीक है, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन वाले सवाल होते थे, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस वाले वो, और जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, वैसे सिलेबस से तो काट दिया गया था लेकिन इस बार पूछा गया, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह के जो सवाल आए थे उसको हम लोग बनाने वाले हीट ट्रांसफर से रिलेटेड। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल क्या आया है। तो बोला है फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर एट द डेप्थ ऑफ 2.5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल इज, कितना परसेंटेज होगा हमको बताना है। बल्क मॉडुलस दे दिया है बच्चों इतना, और डेंसिटी पानी का इतना दे दिया, और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इतना दे दिया है। ठीक है, हमको निकालना है फ्रैक्शनल कंप्रेशन कितना हो। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेस प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, ये किसके बराबर होता है? बल्क मॉडुलस के बराबर होता है। तो जो एक्सेस प्रेशर रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? अपने को तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? डेल्टा पी बाय बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो 2.5 किलोमीटर डेप्थ में अपन जाएंगे तो प्रेशर का जो वेरिएशन होगा उसके हिसाब से वो हम लोग को प्रेशर का चेंज लिखना पड़ेगा, और वो प्रेशर के चेंज डिवाइड बाय बल्क मॉडुलस करना पड़ेगा, जिसके लिए बल्क मॉडुलस हम लोग को कहां है? पहले से दे दिया हुआ है। तो सिंपल सा सवाल है बच्चों। अब प्रेशर क्या करेंगे, देखो P एट अ डेप्थ कैसे निकालेंगे? P डेप्थ क्या होता है? P0 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है प्लस रो जी एच, क्या होता है? P0 प्लस रो जी एच। हमको प्रेशर चेंज चाहिए तो P को इस तरफ ले आओ, तो क्या होगा? P माइनस P0 डेल्टा P बराबर रो जी एच। डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया है 10 का पावर 3, G का वैल्यू 10 लेने बोला है, H है 2.5 किलोमीटर पे, तो क्या होगा? 2.5 इंटू 10 का पावर 3, तो 3 3 6 और 1 7, तो 2.5 इंटू 10 का पावर 7। ये क्या आ गया आपका? प्रेशर का चेंज। तो प्रेशर का चेंज यहां पर डाल देते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन जो होगा या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वो होगा 2.5 इंटू 10 का पावर 7 डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस विच इज 2 इंटू 10 का पावर 9। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो कट के क्या हो जाएगा? 10 का पावर -2, तो आएगा 2.5 बाई 2 इंटू 10 का पावर -2। ठीक है, तो इसको 2.5 बाय 200 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें इंटू क्या कर दिए? 10, इसमें इंटू कर दिए 10, तो इसको लिख लेंगे 25 बाय 2000, तो 25 4 जा होता है तो 8 जा, तो आ जाएगा 1/8, तो आना चाहिए 1/8। ठीक है, अब 1/8 आ गया। अब परसेंटेज में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 100, तो इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 बाय कितना? 50 बाय 4, 50 बाय 4 कितना होता है? 25, 25 बाय वो कितना होता है? 12.5, तो आ जाएगा 1.25%। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट चले बच्चों, अगला सवाल क्या बोला है? द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब ऑफ एज 10 सेंटीमीटर व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ इतना वुड बी। तो हम लोग को बल्क मॉडुलस और दिया, और हमने को पूछा वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, तो डेल्टा वी का वैल्यू पूछा है बच्चों। तो हम लोग अभी पढ़े यही फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस बराबर क्या होता है? चेंज इन प्रेशर, एक्सेस प्रेशर जो आप लगाते हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। हमको डेल्टा वी का वैल्यू पूछा है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं? बी बराबर वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी, तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या आ जाएगा? वी डेल्टा पी बाय बी। अब सबकी वैल्यू हम लोग को यहाँ पता है। वॉल्यूम क्या होगा? ओरिजिनल 10 सेंटीमीटर लेंथ दिया है, तो क्या होगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, लेकिन ये क्या में दिया है? सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो हम लोग इसको क्या में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -2 मतलब 10 का पावर क्या आ जाएगा? -6। फिर चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर में चेंज आया कितना? 7 इंटू 10 का पावर 6 पास्कल एक्सेस प्रेशर लग रहा है, तो 7 इंटू 10 का पावर 6 डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस लिया 1.4 इंटू 10 का पावर 11, तो आएगा 1.4 इंटू 10 का पावर 11, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम चेंज। ठीक है, अब डिवाइड कर देते हैं, तो 7 ये जाएगा 0.2 जा से जाएगा, तो ये क्या आ गया? 0.2 आ गया, तो इसको लिख लेते हैं 2, और इसको 10 का पावर 10 कर देते हैं। अब -6 से +6 कैंसिल हो गया, 10 10 10 क्या हुआ? 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 हुआ, ये ऊपर जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा? -10, और बचेगा क्या? इंटू 1/2, तो 0.5 इंटू 10 का पावर क्या लिख सकते हैं? 0.5 इंटू 10 का पावर -7 लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 10 का पावर -7। अब देखो हमको मीटर क्यूब mm क्यूब में चाहिए, ये मीटर क्यूब में आया आंसर, क्या में आया? मीटर क्यूब।
तो मीटर को mm क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -9 से 10 का पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 0.5 इंटू 10 का पावर 2 तो आ जाएगा 50। तो 50 mm आपका क्या होगा आंसर, 50 mm क्यूब, सर 50 mm क्यूब क्या होगा इसका। पढ़े आगे, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल जो दिया है क्या बोला है, इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल बाय इतना परसेंटेज इज इतना। बल्क मॉडुलस दिया है, पी का वैल्यू निकालना है बच्चों। तो ये भी सिंपल है, बी बराबर क्या होता है डेल्टा पी बाय क्या, कितना तो दिया है, कुछ तो दिया है कहीं तो, हाँ डेल्टा वी बाय वी है ना। तो डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 का वैल्यू दिया बच्चों, डेल्टा वी बाय वी इंटू 100, अपने को परसेंटेज चेंज दिया है कितना 0.2, तो अपने को डेल्टा वी बाय वी का वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा 0.2 बाय 100, ठीक है। तो 0.2 बाय 100 इसके जगह डालेंगे और बल्क मॉडुलस उसको सॉरी प्रेशर से डिवाइड कर देंगे। तो बल्क मॉडुलस कितना है, अच्छा बल्क मॉडुलस भी दे दिया है, इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वाटर सैंपल बाय इज इतना। तो वैल्यू ऑफ पी, अच्छा पी इंटू 10 का पावर 5 में, तो पी का वैल्यू निकालना, प्रेशर ही निकालना है। तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा बल्क मॉडुलस बी इंटू डेल्टा वी बाई वी विच इज 0.2 बाय 100। बल्क मॉडुलस का वैल्यू पानी का दिया है 2.15 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 0 कटेगा 100 से, तो हो जाएगा 10 का पावर कितना 10 का पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे 2 0 और हटा दिए तो ये 5 हो जाएगा, 5 और ये कितना हो जाएगा 215। तो 215 इंटू क्या करेंगे 0.2 करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10, 2 1 2 और एक बचेगा 3, 2 2 4 तो आया 430, पॉइंट के बाद ए तो आ जाएगा 43 इंटू 10 का पावर 5। तो कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 43, तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से वैसे तो बहुत सारी चीजें उसमें भी पढ़ते हैं, थर्मल स्ट्रेस होता है, अलग अलग टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना। फिर उससे वो ऑर्गन पाइप बोल रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन आते हैं जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है, अंडर रूट वेलोसिटी वाले वेव्स ऑन स्ट्रिंग में जो नोट्स बनते हैं, एंटी नोट्स बनते हैं, वो वाले क्वेश्चन आते हैं, क्यों टेंशन चेंज करते हैं, तो उसको भी बल्क मॉडुलस यंग्स मॉडुलस से जोड़ के अपने को सवाल पूछता है। तो वैसे इससे अगर प्योर इसी टॉपिक से देखें तो सिर्फ 3 सवाल आए थे, तो ये हम लोग बना लिए। अब देखते हैं मैकेनिक, अब थर्मल प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टी में पहला सवाल, तो ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल है बच्चों, देखो क्या है। A cup of coffee cools from 90 से 80 डिग्री in T minutes when the room temperature is 20 डिग्री सेंटीग्रेड। The time taken by similar cup of coffee 80 to 60 डिग्री होने में कितना समय लगेगा हम लोग को पूछा। तो बच्चों न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता था कि रेट ऑफ कूलिंग dt बाई dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर बाय समय, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये रहता था। तो इसको अपन क्या करते थे, इंटीग्रेट करके सॉल्व करते थे। अब इंटीग्रेट करके अपन सॉल्व करते थे ना, तो ये थोड़ा लंबा पड़ता था, यानी ई का पावर वाला कोफिशिएंट आता था। लेकिन यहां पर अपने को इंस्टेंटेनियस रेट ना पूछ के 90 से 80 डिग्री होने के लिए आपको एक इंटरवल दे दिया कि टी मिनट्स लगा। तो ये होता है बच्चों एवरेज कूलिंग रेट। तो एवरेज कूलिंग रेट में अपन क्या करते थे, हम लोग ये जो dt है ना, तो एवरेज कूल पर यूनिट टाइम ले लेते थे। तो एवरेज कूलिंग कितनी हो रही है 90 से 80, तो टेम्परेचर कितना कम हुआ 90 माइनस 80, कितने टाइम में t समय में। दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू, अब यहां पर क्या करना पड़ता था, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, जो गर्म ऑब्जेक्ट है जो ठंडा हो रहा है, माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। लेकिन अब टेम्परेचर क्या ले भाई, 90 से 80 से कूल हो रहा है, 90 से वो 80, तो 90 लें, बीच का लें, क्या लें। तो यहां पर अपन क्या कर लेते थे, जो टी टेम्परेचर ले लेते थे वो टी एवरेज ले लेंगे, विच इज टी जो हॉट है प्लस टी जो कोल्ड है डिवाइडेड बाय जो आपका 2 हो गया, तो ये ले लेंगे। तो बेसिकली एवरेज वैल्यू ले लेते थे। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों 90 से 80, तो क्या करेंगे 90 प्लस 80 बाय 2, ये आ जाएगा 85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एवरेज टेम्परेचर 85 ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, 90 माइनस 80 बाई टी इज प्रोपोर्शनल टू 85 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर विच इज 20, तो 80 माइनस 20, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, हमको पूछा है 80 से 60 होने में कितना समय लगेगा। तो अपन फिर से यही इक्वेशन सेम 80 से 60 के लिए लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाई, सपोज समय लगा t डैश,
दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर। अब 80 प्लस 60 कितना होता है? 80 प्लस 60 होता है 140, बाय 2 करेंगे तो 70 आएगा। तो आएगा 70 माइनस 20 बाय 70 माइनस 20 ये आएगा। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो ये आएगा ये पहला इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को डिवाइड करते हैं। तो 90 माइनस 80 क्या हुआ? 10। तो ऊपर आएगा 10 बाय टी डिवाइडेड बाय यहां पर कितना आ जाएगा? 20 बाय टी डैश। दिस इज इक्वल्स टू 85 में ये गया तो कितना बचेगा? 65 और 70 में 20 गया तो ये कितना बचेगा? 50। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन, सिंपल सा अपना टी डैश का वैल्यू आ जाएगा। तो आएगा 10 बाय टी इंटू टी डैश बाय 20 बराबर 65 बाय 50। तो ये 2 जा से गया, ये 2 जाके ऊपर आ गया तो 2 जाएगा यहां पर 25 हो गया। अब आएगा 5 जा और यह जाएगा 5 13 जा, तो टी डैश का वैल्यू आएगा 3t बाय 5, 13t बाय 5। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो ऐसे बच्चों हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के सवाल बनाते हैं। ये एवरेज कूलिंग का है। ठीक है, अगला सवाल दूसरा। सो सेकंड सवाल में क्या दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। वाई एक्सिस में सेल्सियस दिया है, इसमें फ़ारेनहाइट दिया है। तो बच्चों आप लोग जानते हैं किसी भी टेम्परेचर की भी स्केल का ले लो, माइनस उसका आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये हम सबको पता है। तो हम लोग डिग्री सेल्सियस और इसके लिए लिख लेते हैं फ़ारेनहाइट के लिए। तो डिग्री सेल्सियस के लिए सपोज टेम्परेचर है TC, माइनस आइस पॉइंट होता है 0, स्टीम पॉइंट होता है 100 माइनस 0। दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा? ये आएगा बच्चों आपका स्टीम ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस इसका स्टीम पॉइंट होता है बच्चों कितना? 32 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 132 180 नहीं फ़ारेनहाइट का जो स्टीम पॉइंट होता है वो कितना होता है? 212 माइनस 32। तो ये कितना आएगा? TC बाय 100 बराबर TF माइनस 32 बाय 180। ये 0 से 0 कट गया, इसको उधर भेज दो। तो TC बराबर क्या आएगा? 10 बाय 18 TF माइनस 320 बाय ये ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 18। तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसको कंपेयर कर लो, ये हो गया y बराबर mx प्लस सी। इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव। स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट के साथ स्लोप, यानी जैसे अगर TF 0 रखेंगे, F का वैल्यू 0 आएगा तो C का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। तो आपका कौन सा ग्राफ सही है? डी ग्राफ सही है, स्लोप पॉजिटिव लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव। अगला सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कर दिया है? सिर्फ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का ही है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन एयर फॉल्स फ्रॉम इतना तो इतना इन 4 मिनट्स। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 16, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन द नेक्स्ट 4 मिनट्स क्या होगा अपने को बताना है। तो बच्चों सिर्फ वही फॉर्मूला लगाते हैं, 40 से 24 हुआ इन कितना? 4 मिनट। दिल बी प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर माइनस जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है। तो एवरेज टेम्परेचर क्या होगा? 40 प्लस 24 बाय 2। तो 40 प्लस 24 हो जाएगा 64 बाय 2, तो आ जाएगा 32। तो इधर आएगा 32 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 16। फिर अगले 4 मिनट में टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? तो 24 होगा अब इनिशियल टेम्परेचर और उससे गिरेगा सपोज T तक, डिवाइडेड बाय 4 मिनट प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा? अब एवरेज जो टेम्परेचर लेंगे वो कितना लेंगे? अब 24 से T गिर रहा है तो कितना लिखेंगे? 24 प्लस T बाय 2 माइनस 16। अब ये दोनों को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 4 से 4 कट गया, 40 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो क्या आएगा? 16 डिवाइडेड बाय 24 माइनस T बराबर ये ऊपर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय ये इसको ऊपर भेज दो तो इंटू 2 ऊपर आ जाएगा और आ जाएगा 24 प्लस T माइनस 32। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। 16 से 16 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 24 प्लस T माइनस 32 बराबर 2 हो जाएगा 48 माइनस 2T। माइनस 2T इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3T बराबर 48 प्लस 32 माइनस 24। 48 प्लस 32 होता है बच्चों 0 80 माइनस 24 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा। तो 80 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा? 56 नहीं 56 बाय 3।
तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो क्या बोला बच्चों? अ गन फायर्स अ लेड बुलेट जिसका टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन इनटू अ वुडन ब्लॉक। द बुलेट हैव मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ 600 केल्विन, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर इतना, penetrates into the block and melts down. If the total heat required for the process is इतना जूल, then the mass of bullet ग्राम्स में कितना होगा अपने को निकालना है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है और स्पेसिफिक हीट दिया है। तो बच्चों लेड बुलेट जो भी काइनेटिक एनर्जी से जा रहा होगा और टेम्परेचर 300 केल्विन इनटू अ वुडन ब्लॉक, द बुलेट मेल्ट्स, इफ द टोटल हीट रिक्वायर्ड इज इतना, देन मास ऑफ द बुलेट अपने को निकालना है। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया और हीट कैपेसिटी दिया है। ठीक, तो एनर्जी जो यूज हो रही है कितनी यूज हो रही है? 625 जूल। ठीक, ये जो 625 जूल एनर्जी यूज हुई है ये क्या करेगी? टेम्परेचर लेड बुलेट का 300 से पहले तो मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाएगी 600 केल्विन में, और उसके बाद पूरा एम मास को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक्सेप्ट करके पिघला देगी। ठीक है, तो ये 625 जूल बराबर क्या होगा? एम सी डेल्टा टी प्लस एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 625 जूल डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? सी डेल्टा टी प्लस एल एफ कर देते हैं, एम कॉमन लेके इसको नीचे भेज देते हैं, तो ये मास आ जाएगा। और ग्राम्स में चाहिए तो इंटू 1000 कर देंगे, बाकी देख लेते हैं अभी कितना आएगा। तो होगा 625 बाय सी, स्पेसिफिक हीट दिया है बच्चों 125, बाकी सब ऐसा यूनिट में दिया है, जूल पर केजी पर केल्विन, है ना, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो 125, टेम्परेचर का चेंज कितना आएगा? 300 का, है ना, क्योंकि 300 से कहां जाना है? 600, तो 300 का चेंज प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट ऑफ फ्यूजन कितना दिया है? 2.5 इंटू 10 का पावर 4, तो 2.5 इंटू 10 का पावर 4 ये चलेगा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? अच्छा, इसमें इंटू क्या कर देते हैं? 1000, क्योंकि ये जूल्स है और ये सब भी जूल्स में दिया है, दोनों चीजें, और केजी में दिया है, तो अपन को ग्राम्स में कन्वर्ट किया तो इंटू 1000 कर लिए। तो क्या आएगा देखो, 625 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 3 करते हैं, तो 125 इंटू 3, 5 दिया 15, 3 2 6 7 और कितना 3 1 3, तो 375 आएगा। तो आएगा 375 और 2 ठो 0 प्लस 25 और 3 ठो 0, ये लिख सकते हैं। अब ये आ जाएगा बच्चों कितना? बेसिकली 625 इंटू 1000 बाय ये आ जाएगा 37512 और कितना 25123, तो आएगा 005 और 75 कितना आएगा 7 5 12 3 4 5 और 6, तो यह आ जाएगा 62500। तो 1 2 3 4 625 से 65 कट गया, तो क्या बचेगा 10 ग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा? ए 10 ग्राम्स। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एक सवाल तो एक कैलोरीमेट्री का सवाल था बच्चों। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या बोला है? अमाउंट ऑफ आइस, ठीक है, इतना केजी और टेम्परेचर इतना, इसको ट्रांसफॉर्म करना इनटू वेपर ऑफ टेम्परेचर 110 डिग्री बाय अप्लाइंग हीट। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन इज, तो बच्चों बर्फ है, तो देखो -10 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ है, तो इसको पहले आप हीट करके कहां ले जाओगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ जो है वो 0 डिग्री पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक्सेप्ट करके मेल्ट होगा और क्या बनेगा? वाटर। फिर 0 डिग्री वाटर से वो 100 डिग्री वाटर बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा और पानी ही रहेगा। फिर 100 डिग्री पे ही क्या बनेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या बनेगा? वेपर बन जाएगा। फिर वेपर बनने के बाद 100 से वो 110 डिग्री उसकी फिर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेपर की बढ़ाएंगे। तो बच्चों हम लोग को कितनी हीट देनी पड़ रही है? सबसे पहले तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए क्या दे देंगे यहां पर? mc डेल्टा टी आइस के लिए। फिर उसके बाद आइस से वाटर कंप्लीट करने के लिए मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रहे होंगे। फिर 100 डिग्री बढ़ाने के लिए फिर से mc डेल्टा टी दे रहे हैं, लेकिन इस बार c जो है इस्तेमाल होगा किसका? पानी का। उसके बाद 100 इसको चेंज करने के लिए मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रहे हैं। फिर 100 से 1 डिग्री बढ़ाने के लिए फिर से mc डेल्टा टी दे रहे हैं। तो ये सारे हीट को अपने को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए सारी वैल्यूज जूल वूल उसमें सब में दी हुई है। ठीक है, आप कैलोरी में भी यूज कर सकते हैं, ये जूल में दे दिया तो ऐसा कोई घबराने का बात नहीं। ठीक है, तो ये सबको ऐड करना है और क्या? तो Q1 बराबर, सबसे पहले चालू करते हैं जोड़ना बच्चों। तो Q1 होगा mc डेल्टा टी, मास कितना है? 10 का पावर -3, तो क्या लिखते हैं? 10 का पावर -3 इंटू सी, स्पेसिफिक हीट। तो C जो है आइस का देखते हैं कहां दिया है।
तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज इतना 2100। डेल्टा टी मात्र कितने का इंक्रीज किया, 10 का, तो ये हो गया एमसी डेल्टा टी प्लस 10 का पावर। अच्छा मास सब में कॉमन है बच्चों, तो वो बाद में मैं 10 का पावर -3 बाद में सब में एक बार वो कर दूंगा। अभी टोटल हीट क्यू ऐसे ही लिख लेते हैं, 10 का पावर -3 सब मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा C इंटू डेल्टा टी 2100 सब जूल पर केजी पर केल्विन ऐसा यूनिट में दिया है। 10 डिग्री का इंक्रीज आया, तो केल्विन में जो इंक्रीज होता है डिग्री सेंटीग्रेड में भी उतना इंक्रीज होता है, तो सोचने की बात नहीं है, 10 डिग्री ही लिखना है। प्लस मास तो लिख दिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या दिया, लेटेंट हीट ऑफ आइस ये दिया बच्चों, कितना 3.35 इंटू 10 का पावर 5 प्लस फिर पानी का mc डेल्टा टी, तो मास तो ले लिए, C स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लेना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4180, तो आएगा 4180 इंटू टेम्परेचर कितना चेंज करे 100 डिग्री बढ़ाए बच्चों, तो इंटू 100 प्लस मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दिया है 2.25 इंटू 10 का पावर 6, तो क्या लिखेंगे 2.25 इंटू 10 का पावर 6 प्लस C इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर चेंज 10 डिग्री का 100 से 110 करना है ना, फाइनल 110 पे ले जाना है, तो 100 से 110 करना है, और स्टीम का लेटेंट हीट दिया है 1920, तो क्या लिखेंगे 1920 इंटू 10, तो ये हो गया बच्चों आपका वैल्यू। अब सिंपली क्या करना, ये सारी वैल्यूज दी हैं, इसको ऐड करके इसमें 10 का पावर -3 को अंदर भेज देना, 10 का पावर -3 को अंदर भेजोगे तो 1 2 3 कट गया, ये 1 2 3 कटेगा तो 10 का पावर कितना आ जाएगा 2, ये 1 2 3 कट गया, फिर ये आ जाएगा 10 का पावर, इसमें आ जाएगा 3, और फिर ये 1 2 ये हो जाएगा 19.2, ठीक है। अभी सबको ऐड कर देना, तो क्या आ जाएगा 21 प्लस 335 प्लस 418 प्लस 2250 प्लस 19.2, तो ये सबको आप ऐड कर दोगे, जो वैल्यू आएगी 3000 के आसपास कुछ आ रही है, वैसे सभी में 3000 है, ये ऐड कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा आंसर। ओके, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ सेम मटेरियल हैविंग रेडियस इतना एंड इतना आर प्लेस्ड इन सेम एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर ऑफ स्मॉलर बॉडी इज 800 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ बिगर बॉडी इज 400 केल्विन। इफ द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम स्मॉलर बॉडी इज E, देन द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द बिगर बॉडी इज क्या होगा, एज्यूम इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर टू बी नेग्लिजिबल। तो बच्चों आप लोग जानते हैं पावर एमिटेड, स्टीफन्स लॉ, E सिग्मा A T का पावर 4, ये होता है पावर जो एमिटेड। तो सपोज जो क्या बोला है, इफ द एनर्जी रेडिएटेड बाय स्मॉलर बॉडी इज E है, तो स्मॉलर बॉडी के लिए ये E ले देते हैं, E एनर्जी पर यूनिट टाइम जो एमिट कर रहा है, E जो होगा वो क्या होता है एमिसिविटी E, सिग्मा क्या होगा स्टीफन कांस्टेंट, एरिया क्या होगा सरफेस एरिया होता है, तो क्या लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, तो छोटे वाले का रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इनटू टेम्परेचर का पावर 4। तो अगर आप दूसरे का E डैश ले लिखते हैं, सपोज एनर्जी वो रेडिएट कर रही है, तो उसके लिए लिखेंगे तो सेम मटेरियल है तो एमिसिविटी का वैल्यू सेम होगा, स्टीफन कांस्टेंट सेम होगा, 4 पाई रेडियस r डैश का स्क्वायर हो जाएगा, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा T डैश का पावर 4। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा E बाय E डैश, E सिग्मा तो कट जाएगा, पाई पाई का हिसाब हो जाएगा, क्या होगा r स्क्वायर बाय r डैश का स्क्वायर इंटू t का पावर 4 बाय t डैश का पावर 4। अब वैल्यू बस डाल देना है, तो E बाय E डैश क्या आएगा, रेडियस में पहले अंतर देख लेते हैं, तो क्या बोला है द सेम मटेरियल हैविंग रेडियस 0.2 एंड 0.8, तो ऊपर छोटे वाले बॉडी का दिखे तो ये आएगा 0.2 बाय 0.8 का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ स्मॉलर बॉडी 800 केल्विन है, तो ऊपर होगा 800 और नीचे कितना होगा 400, और इसका पावर क्या करेंगे 4, तो क्या आएगा ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1/4 स्क्वायर है, और ये क्या आ जाएगा 2 से जाएगा, तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आएगा 2 2 2 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कट गया, तो E डैश बाई 1 आया, मतलब E का वैल्यू E डैश के बराबर होगा, तो आंसर क्या होगा B। तो इसको बच्चों स्टीफन कांस्टेंट से बनाना है फॉर रेडिएशन। अगला टर्म है बच्चों ऑफ सेम लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 K3, लेंथ सबका सेम है, आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 एंड 2 आर सेम एज दैट ऑफ थर्ड कंडक्टर इज डबल दैट ऑफ फर्स्ट, तो इसका एरिया डबल है, इन दोनों का एरिया सेम है, ठीक है ये भी बढ़िया है। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है स्टेडी स्टेट कंडीशन में थीटा, यानी ये जंक्शन टेम्परेचर हम लोग को निकालना है, तो बच्चों इसको हम लोग क्या में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको एक सिंपल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक रेजिस्टेंस वाली, तो क्या होगा ये दोनों पैरेलल में है, फिर इसके साथ ये सीरीज में, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस ये आएगा
एक रेजिस्टेंस ये आएगा और एक रेजिस्टेंस ये आएगा। ये बन गया आपका डायग्राम। अब आपको ये बोल दिया है कि यहाँ का जो वोल्टेज है, वोल्टेज या बेसिकली टेम्परेचर दे दिया है, वो दे दिया है 100 डिग्री, और यहाँ का जो टेम्परेचर दे दिया है वो कितना दे दिया है बच्चों, 0 डिग्री। आपको ये थीटा डिग्री निकालना है, ठीक। अब आप एक बात बोल सकते हैं, है ना, कि सपोज एक हीट करंट आई, कुछ ऊपर गई कुछ नीचे गई, आई करंट आई I1 और I2 में बटी, जंक्शन में वापस मिलेगी और इधर कितनी करंट जाएगी, आई करंट। तो दोनों में मिलके जो करंट जारी है और इन दोनों में मिलके जो करंट जारी है वो क्या है, सेम, लेकिन ये दोनों पैरेलल में है। तो अगर मैं क्या कर दूं, इसको सॉल्व करके इसका रिजल्टेंट एक निकाल लूं, Req बोल दूं, और ये जो रेजिस्टेंस है वो देख लूं, और ये 0 डिग्री पे है और ये थीटा डिग्री पे और ये कितने पे, 100 डिग्री पे, तो करंट क्या होगा, सेम। तो करंट सेम होगा तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, ऐसा लिख सकता हूं 100 माइनस थीटा बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू थीटा माइनस 0 बाय आर, ये लिख सकता हूं यहाँ दोनों के लिए। अब इसको इक्वेट करके वैल्यू, थीटा की वैल्यू मैं निकाल लूंगा बेसिकली, लेकिन आर इक्विवेलेंट और आर का वैल्यू मेरे को चाहिए, ठीक है। चलिए तो निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, हाँ, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो थर्मल रेजिस्टेंस के लिए आप लोग को थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद होना है बच्चों। थर्मल कंडक्टिविटी क्या बोलती है, जो हीट करंट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहला तो आता है जितना टेम्परेचर का डिफरेंस है उतना, डेल्टा टी। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एरिया के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, लेंथ के। और अपन क्या लेते हैं, के, इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए थर्मल कंडक्टिविटी का कांस्टेंट लगाते हैं। तो बेसिकली हीट करंट बराबर आप लिख सकते हैं डेल्टा टी एल बाय के ए। तो ये बच्चों वोल्टेज का एनालॉगस होता है टेम्परेचर का डिफरेंस, और करंट का एनालॉगस होता है हीट करंट। तो हीट करंट जो है वोल्टेज बाय ये, तो ये जो टर्म एल बाय के ए आ रहा है इसको बोलते हैं बच्चों थर्मल रेजिस्टेंस, एल बाय के ए। इसमें रो एल बाय ए रहता है, इसमें एल बाय के ए रहता है। अब क्या, अब बच्चों इसको सॉल्व करना है और क्या, ठीक है। तो आर टी एच तो लिखते हैं सबसे पहले किसका, इसका K1 का लिखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसका थर्मल रेजिस्टेंस लिखता हूं R1, ठीक है। तो R1 क्या होगा, इसका लेंथ मान के चलो L है और एरिया मान के चलो A है, तो लिखूंगा L बाय A K1। वैसे R2 क्या लिखूंगा, L बाय A K2, ठीक है। वैसे मेरे को तीसरा इसका रेजिस्टेंस लिखना है, तो क्या लिखूंगा, इसका लेंथ भी L है तो L बाय एरिया लेकिन डबल है, तो क्या लिखूंगा 2A K3, ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये R1, R2 और R3 का वैल्यू आ गया। अब यहां पर R1 और R2 जो हैं वो पैरेलल में है और उसके साथ ये सीरीज में R3। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को पैरेलल में निकालता हूं। तो बच्चों दो लोग हैं और पैरेलल में लगे हुए हैं, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो क्या लिखूंगा, L बाय A K1 इंटू L बाय A K2 डिवाइडेड बाय L बाय A K1 प्लस L बाय A K2। तो क्या होगा, L बाय A, L बाय A, L बाय A कॉमन लेके कट जाएगा, तो आएगा क्या बच्चों, L बाय A K1 K2 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई होगा, L बाय अच्छा कट गया, 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 बचा है, तो ऊपर आ जाएगा K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1 K2, ये नीचे आएगा, ठीक है। तो ये K1 K2 और ये K1 K2 क्या होगा, कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, L बाय A K1 प्लस K2, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस है, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इसका R इक्विवेलेंट का वैल्यू है। और R3 का वैल्यू तो मैं जानता हूं L बाय 2 K3। अब उसको मैं इस इक्वेशन में जो करंट का इक्वेशन बनाया हूं, दोनों से करंट सेम जाएगी सीरीज में, उसमें डाल देता हूं। तो क्या आएगा, 100 माइनस थीटा बाय L, ये डिवाइड में तो ऊपर चले जाएगा A K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय, ये क्या है L और ऊपर क्या चल जाएगा 2A K3। L से L का हिसाब हो गया बच्चों, A से A का हिसाब हो गया, तो आया 100 माइनस थीटा बाय थीटा बराबर 2K3 बाय K1 प्लस K2, ये आ गई वैल्यू। अब खुशी की बात यह है कि K1, K2 और K3 की वैल्यू हम लोग को दी है, तो यहां पर रख देते हैं।
तो क्या आएगा 100 माइनस थीटा बाय थीटा बराबर 2 इंटू K3। K3 का वैल्यू दिया है 135 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। K1 का वैल्यू 60, K2 का वैल्यू 120, तो आ जाएगा 180। ठीक है, तो अब यहां पर ये कितना हो जाएगा 180, तो ये 135 का डबल कितना होता है 35 35 होता है 70, तो आएगा 270 बाय 180, 0 से 0 कट गया तो आया 27 बाय 18 बराबर क्या आएगा 100 माइनस थीटा बाय थीटा। अब बच्चों बस यहां से सिंपली आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली थीटा यहां से निकल जाएगा, निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 27 थीटा बराबर 100 इंटू 18 माइनस 18 थीटा, ये इधर जाएगा, तो 27 प्लस 18 थीटा बराबर 18 इंटू 100, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा 1800 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 18, तो 27 और 18 कितना हो जाएगा 7 7 14 1 15 2 3 4, तो आ जाएगा 45। अब 9 से उड़ाते हैं बच्चों, 9 5 जा 45, 9 200 जा से उड़ाएंगे, 5 40 जा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री। तो जंक्शन टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो बच्चों ऐसे हम इस सवाल को बनाएंगे, सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी के जैसे इसको सॉल्व करना। तो देखो बच्चों 100 और थीटा के बीच में ही आ रहा है 40, तो ये बात भी आप क्या करेंगे ध्यान रखेंगे। तो ऐसे बच्चों हम इस सवाल को बनाते हैं। ओके, अगला सवाल, नेक्स्ट अगला सवाल जो है बच्चों ये भी थर्मल प्रॉपर्टीज से है। जो थर्मल प्रॉपर्टीज में अपन थर्मोडायनेमिक्स में केटीजी पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, केटीजी, उससे है सवाल। तो क्या बोला है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ CO2 गैस इज 17 डिग्री सेंटीग्रेड। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आप जानते हैं बच्चों ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv/ms का स्क्वायर, ये होती है एनर्जी। तो E बराबर क्या लिखते हैं, हाफ मास का दिया 50 ग्राम, 5 × 10 का पावर क्या कर देते हैं -3 kg में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू V/RMS का स्क्वायर। तो V/RMS क्या होता है 3RT/m, ये हो गया आपका वैल्यू। तो ये आएगा 1/2 इंटू 50 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 3 इंटू R। R की वैल्यू क्या लिखेंगे, R की वैल्यू 8.3 ले लेते हैं, इंटू टेम्परेचर क्या लेंगे, टेम्परेचर बोला है 17 डिग्री, तो 273 प्लस 17 करेंगे क्योंकि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना होता है बच्चों। तो 7 3 हुआ 10, ये 9 आ गया 2, तो 290 डिवाइडेड बाय मास, कितना मास है, अच्छा नहीं यहाँ पर अपने को ग्राम मोलिकुलर मास लेना है। तो ग्राम मोलिकुलर मास कितना है, ग्राम मोलिकुलर मास है CO2 का होता है 44, तो क्या लिखेंगे 44 इंटू ये भी केजी में लेना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 10 का पावर -3, और ये VRMS का स्क्वायर है तो स्क्वायर होते तो हट गया, तो 10 का पावर -3 से 10 का पावर -3 कट गया, ये 2 से ये चले जाएगा, 2 1 जा 4 जा और 5 जा 145, तो वैल्यू आ जाएगा 145 इंटू 8.3 इंटू 3/44। तो बच्चों इसको आप लोग को खुद को सॉल्व कर लेना, इंटू 50 भी है, इंटू 50 भी है। अब इसको 2 जा करेंगे तो 22 आ जाएगा, 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब इसको 25 दिया 75 इंटू 145 इंटू 8.3/22, इसको सॉल्व कर देना, जूल्स में आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों ऐसे हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटीज ऑफ 2 गैसेस एट सेम टेम्परेचर इज इतना। रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटीज हम लोग को निकालना है। तो वेपर डेंसिटी का रेशियो बच्चों जो होता है वो ग्राम मोलिकुलर मास का रेशियो भी होता है, ये हम लोग को पता है। तो एट सेम टेम्परेचर बोल दिया। तो VRMS क्या होता है, VRMS होता है √3RT/m। तो हम जानते हैं VRMS जो है, जो वेलोसिटी RMS वेलोसिटीज है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √of मास। तो लिख सकते हैं VRMS1 by VRMS2 इज इक्वल्स टू क्या होगा √m2/m1। तो हम लोग को रेशियो निकालना है, तो क्या होगा VRMS1 by VRMS2 इज इक्वल्स टू √, लेकिन मास 2 का लेना है, तो ये दे दिया m1/m2, तो m2/m1 क्या होगा 25/4, तो आ जाएगा 5/2। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी 5/2। अगला सवाल, नेक्स्ट हम लोग को दे दिया बच्चों, फॉर अ पर्टिकुलर आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी विथ टेम्परेचर। तो मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी मतलब VRMS का स्क्वायर वर्सेस टेम्परेचर बोला। तो आप जानते हैं VRMS तो √3RT/m होता है,
तो V RMS का स्क्वायर जो होगा वो 3RT/m होगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या मिलेगा आपने? ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? बी, क्योंकि मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी बोला है, ना कि अंडर रूट वाली वेलोसिटी। अगला स्टेटमेंट है बच्चों, अच्छा ये तो आपका साउंड से आ गया, तो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज और केटीजी, इससे रिलेटेड सवाल। तो कम सवाल आए थे तो इसको एक साथ ग्रुप करके मैं एक वीडियो में बना दिया हूं। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा बच्चों हम लोग वेव्स और साउंड का बनाएंगे।